हेलो फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक सभी मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हम अच्छे से एंटीबायोटिक का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो जिसके कारण किसी भी पेशेंट में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो सकता है और पेशेंट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस करने के कारण डाई भी कर सकता है, मर भी सकता है। तो इसके लिए हम लोग को एंटीबायोटिक का एक अच्छे से प्रिस्क्राइब करने से पहले नॉलेज होना चाहिए। तो हम आज इसी के व्यू से एंटीबायोटिक है वो स्टार्ट करें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कैसे करता है वो हम लोग आज देखेंगे, और आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और अदर्स जो मेडिसिन है उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो व्हाट इज ए एंटीबायोटिक? तो एंटीबायोटिक दो सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलेक्टिवली सप्रेस द ग्रोथ ऑफ और किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट वेरी लो कंसंट्रेशन। जो एंटीबायोटिक है वो प्रोड्यूस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्टिवली सप्रेस करता है, ग्रोथ और किल करता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इसे ही हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। बट दिस डिफिनीशन exclude other natural substances which also inhibit microorganisms but are produced by higher form. Example में antibodies, even those produced by microbes but needed to high concentration ethanol, lactic acid and H2O2। तो इसे हम लोग एक्सक्लूड करके रखते हैं एंटीबायोटिक से। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग यहाँ पर देखेंगे अब। तो पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज्ड क्लिनिकली इन 1941 में इसका फर्स्ट टाइम पेनिसिलिन का यूज किया गया था एंटीबायोटिक का। और ये ऑब्टेन होता है फंगस पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा ऑब्टेन होता है। बट प्रेजेंट सोर्स इज म्यूटेंट पी कैरोसिनम। हम लोग जो प्रेजेंट सोर्स है वो है पी कैरोसिनम। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसका कुछ हिस्ट्री देखते हैं। तो phenomenon of antibiosis demonstrated by Pasteur in 1877. Growth of anthrax bacilli in urine was inhibited by airborne bacteria, and Fleming 1928 found the diffusible substance elaborated by penicillium mold and destroyed by Staphylococcus on the cultural प्लेट। सब्सटेंस पेनिसिलियम बट कुड नॉट प्योरीफाई इट। यहाँ पर जो फ्लेमिंग था वो फ्लेमिंग थे तो उन्होंने प्योरीफाई नहीं किया था 1929 में। बट चेन एंड फ्लोरे ऑब्जर्व करते हैं 1939 में, अनक्लूमिनेटेड दैन क्लिनिकली यूज करते हैं 1941 में। तो उस टाइम जो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जो ट्रीटेड वुड के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा इसका यूज हुआ था। एंटीबायोटिक पेनिसिलियम का जब डिस्कवरी हुआ तो उनको ट्रीटमेंट के लिए यूज किया गया था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट किसे कहते हैं? तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट नेचुरली भी ऑब्टेन होता है, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक डेट एक्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में ये भी वर्क करता है। बट ये नेचुरली सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक भी हो सकता है। नेचुरल सोर्स क्या होगा इसका? बैक्टीरिया हो गया, फंगिजाई हो गया और यहाँ पर एक्टिनोमाइसिटीज हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी किससे कहते हैं? कीमोथेरेपी इज ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज और मेलिग्नेंसी विथ ड्रग डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द कैंसरस सेल प्रिफरेंशियली मिनिमल डैमेज टू होस्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजे एंड प्रोटोजोआ। तो कीमोथेरेपी क्या है कि इन्फेक्टियस डिजीज़ के अगेंस्ट में या फिर कैंसरस सेल के अगेंस्ट में जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो उसी को हम लोग कीमोथेरेपी कहते हैं। तो इन्फेक्टियस डिजीज में इंक्लूड कर सकता है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और हेलमिंथिस को भी इंक्लूड कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो एंटीबायोटिक है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक 2 टाइप के हो सकते हैं। तो बैक्टीरियोसाइडल एजेंट kill or destroy the microorganism, example penicillin, cephalosporin, aminoglycides and bacteriostatic. They inhibit growth and multiply microorganisms, sulfonamide, tetracycline, chlorphenicol, erythromycin। तो ये स्टेटिक्स में है कि साइडल में है कि किल करता है बैक्टीरिया को, ग्रोथ को इनहिबिट करता है बैक्टीरियोस्टेटिक्स में। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या गया है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के आधार पर। बैक्टीरियोसाइडल जो कि किल करता है बैक्टीरिया को, और बैक्टीरियोस्टेटिक इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो इसका जो एग्जांपल है बैक्टीरियोसाइडल एजेंट का पेनिसिलिन, सिफेलोस्पिरिन, एमाइनोग्लाइकोसाइडेज, रिफाम्पिसिन, फ्लोरोक्विनिन, मेट्रिनाडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकोल, सिफेनोमाइड, डेप्सोना,
एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट, यहाँ पर हम लोग देखें एग्जाम्पल बैक्टीरियोसाइडल का और यहाँ पर बैक्टीरियोस्टेटिक का सेकेंड साइड में। नेक्स्ट वन इज़ द नैरो एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो नैरो स्पेक्ट्रम जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया पर ही वर्क करेगा, उसे हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम कहते हैं। पेनिसिलियम जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो कि बहुत सारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाइड रेंज पर जो बैक्टीरिया पर वर्क करेगा उसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हो गया टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोफिनिकॉल। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट, MIC किसे बोलते हैं, मिनिमम इनहिबिटर्स कंसंट्रेशन। The MIC is the minimum plasma concentration of a drug required to inhibit visible growth of a microbe in a media। तो ये MIC जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंसी। तो किसी भी जो एंटीबायोटिक हम लोग टेक कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसके लिए मिनिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन होना चाहिए जिससे कि वो जो बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में उसे किल कर सके। तो उसी को हम लोग कहते हैं मिनिमल इनहिबिटर कंसंट्रेशन। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ऑप्टिमल डोज। ऑप्टिमल डोज कितना होना चाहिए किसी भी एंटीबायोटिक का, तो डेट डोज रिक्वायर्ड टू इनहिबिटर ग्रोथ 90% ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जो हमारा साइट ऑफ इन्फेक्शन है हमारे बॉडी में, कहीं पर साइट ऑफ इन्फेक्शन है, 90% वहाँ पर का जो ऑर्गेनिज्म है उसको एटलीस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहिए, उतना हम लोगों का ऑप्टिमल डोज होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज कंसंट्रेशन टाइम कर्व, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो PC यहाँ पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है और ये टाइम को यहाँ MIC मिनिमल कंसंट्रेशन ऑफ डोज होना चाहिए। जैसे कि मिनिमल कंसंट्रेशन ऑफ डोज अगर एंटीबायोटिक को होगा तो उसके ऊपर जाएगा तभी जो बैक्टीरिया है वो डाई करेगा, इफेक्ट सीन करेगा, और नहीं तो उसके नीचे यहाँ पर जो हमारा इफेक्ट है वो शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं PC प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो अगर यहाँ पर MIC से ऊपर में जा रहा है तो ये बैक्टीरिया साइडल या फिर स्टैटिक्स जैसा वर्क करेगा, तो इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट टाइम डिपेंडेंट किलिंग है, अबाउट शॉर्ट टाइम के लिए है फर्स्ट। यहाँ पर उसके नीचे जब MIC के नीचे जब यहाँ पर कंसंट्रेशन आ गया है तो इफेक्ट सीन नहीं करेगा। दिस ड्रग शो शॉर्ट पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, PAE, शॉर्ट PAE डोनेट करता है। PAE का मतलब होता है कि पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का मतलब है जो हमारा बैक्टीरिया है वो स्टार्टिंग में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं होने के कारण अच्छे से ग्रोथ करता है, बट जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वहाँ पर एंटीबायोटिक के कारण उसका जो बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ है वो कुछ टाइम के लिए इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है, मरने लग जाता है, बट फिर से जब स्टार्ट होता है ग्रो होना बैक्टीरिया को, उसी को हम लोग कहते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट PAE। तो यहाँ पर शॉर्ट PAE होगा क्योंकि इसका टाइम डिपेंडेंट किलिंग के आधार पर बांटा गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम में जो MIC है उसका जो कंसंट्रेशन है बिलो द MIC हो जा रहा है। तो इसे हम लोग फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग TDAC में टाइम डिपेंडेंट किलिंग में रखते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग। सेकेंड ऑफ क्लास ऑफ ड्रग में यहाँ पर देख सकते हैं MIC मिनिमल इनहिबिटर मतलब कंसंट्रेशन एंड PC प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसके ऊपर में जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर में जा रहा है, तो यहाँ पर स्टैटिक्स है और उसके ऊपर जा रहा है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो साइडल इफेक्ट बैक्टीरिया यहाँ पर किल करेगा। तो ये होगा प्रोलॉन्ग PAE पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। इस कंडीशन में जो हमारा ड्रग है, जो भी हमारा यहाँ पर ड्रग देख सकते हैं, इस कंडीशन में जो भी हमारा ड्रग है वो MIC से एबव जाएगा तो किल बैक्टीरिया करेगा, उससे ज़्यादा क्रॉस प्लाज्मा कंसंट्रेशन तो साइडल इफेक्ट, देन बिलो PC सो अगेन किल माइक्रोब, सो इट इज़ ए प्रोलॉन्ग PAE, इसलिए इसे हम लोग प्रोलॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट हम लोग इसे कह रहे हैं। तो हमारा सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग हो गया। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि थर्ड क्लास ऑफ ड्रग यहाँ पर है। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं 2 कर्व है, 1 कर्व एंड A। तो फर्स्ट में यहाँ पर A देख सकते हैं और सेकेंड में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं B। तो MIC यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम कंसंट्रेशन। तो किलिंग डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन नॉट ऑन टाइम। तो कंसंट्रेशन अगर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग है यहाँ पर, तो हेयर B इज मोर इफेक्टिव, B ज़्यादा यहाँ पर कंसंट्रेशन है तो B में यहाँ पर मोर इफेक्टिव, A के कंपेरिजन में सो होगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन मोर हायर। तो CD की कंसंट्रेशन डिपेंडेंट वेरी प्रोलॉन्ग PAE, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से और लेस होने से मोर टाइम लगेगा, सो मोर इफेक्टिव। तो इस तरह से ही जो एंटीबायोटिक है हम लोग उसका डोजिंग डिसाइड होता है।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, टाइम डिपेंडेंट किलिंग एंड कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। तो शॉर्ट PAE, प्रोलॉन्ग PAE, वेरी प्रोलॉन्ग PAE। तो डोजिंग होगा कंटिन्यूअस IV इन्फ्यूजन, मल्टीपल डोज। यहाँ पर जो डोजिंग होगा डजेंट मैटर, OD डोजिंग लेसर टॉक्सिसिटी होता है CTK में। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है बीटा-लैक्टम, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बापेनमस, वेंकोमाइसिन, फ्लूसाइटोसिन। नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर इज एक्सेप्ट एमिनोग्लाइकोसाइडेज एंड एजिथ्रोमाइसिन, यहाँ पर एक्सेप्शन में हो गया। बाकी अदर जो प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, इथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, लिंडाजोल, एजोल्स, तो ये सब हमारा आ गया TD के प्रोलॉन्ग PAE में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज एमाइनो ग्लाइकोसाइडेज, एजिथ्रोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोन, डेप्थोमाइसिन, मेट्रोमेडाजोल, रिफाम्पसिन, एम्फिटोरासिन एंड इकाइनोक्लेंडामाइसिन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस। तो ड्रग का रेसिस्टेंस कैसे होता है, तो ड्रग का रेसिस्टेंस 2 टाइप से हो सकता है, इंट्रिंसिक रेसिस्टेंस एंड एक्वायर्ड रेसिस्टेंस। जो कि पहले से ही किसी बैक्टीरिया में जो रेसिस्टेंस रहता है तो उसे हम लोग इंट्रिंसिक रेसिस्टेंस प्रेजेंट इन माइक्रोब सिंस बर्थ, पहले से ही माइक्रोब में वो प्रेजेंट रहता है। जैसे कि एमिनोग्लाइकोसाइडेज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट एनएरोब, तो ये एमिनोग्लाइकोसाइडेज है वो एनएरोब के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस मतलब नॉट एक्टिव, वो अच्छे से वर्क नहीं करता है। एजिथ्रोनेम ग्राम नेगेटिव की नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, वेंकोमाइसिन नॉट एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव, एंड कोलिएस्टिन एमाइनो ग्लाइकोसाइडेज फ्लोरोक्विनोन नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ब्रोकोल्डिन, सिफेलिया एंड अस्टिनोट्रोफोम। जो एक्वायर्ड रेसिस्टेंस है विथ एक्सपोजर ऑफ एंटीबायोटिक दे लर्न हाउ टू सर्वाइव, तो जेनेटिक बेसिस पर हो सकता है एंड बायोमैकेनिकल बेसिस पर ये हो सकता है ड्रग का एक्वायर्ड रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर देखते हैं एक्वायर्ड रेसिस्टेंस, तो एक्वायर्ड रेसिस्टेंस में बायोमैकेनिकल बेसिस हो सकता है एंड जेनेटिक यहाँ पर बेसिस हो सकता है। क्रोमोसोम मेडिएटेड एंड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ड्यू टू फॉल्ट DNA रिपेयर एंड चेंजेस टारगेट फॉर एंड एंटीबायोटिक। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं रिफाम्पिसिन रेसिस्टेंस हो जाता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होने के कारण रेसिस्टेंस हो सकता है। नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के कारण हो सकता है एंड ऑब्सेंट पोरिन प्रोडक्शन इन ग्राम नेगेटिव, तो इसका एग्जांपल है सीडोमोनास रेसिस्टेंस एंड एक्टिव ड्रग डिग्रेडिंग एंजाइम, जो उसका एंजाइम होता है वो डिग्रेड होने के कारण, जैसे बीटा-लैक्टम में एमिनोग्लाइकोसाइडेज एंड टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में क्या हो सकता है कि एक्टिव इफ्लक्स पंप, जैसे ही उसमें जाएगा एंटीबायोटिक तो उसको इफ्लक्स कर दे, हाइपर म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन होने के कारण जो ड्रग रेसिस्टेंस MDR TB में वीजिंग सब टाइप मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है एंड एडाप्टिव म्यूटेशंस भी आ सकता है किसी में, जैसे कि फ्लोरोक्विनोन में इनहिबिट DNA गाइडेज, तो इक्वली म्यूटेट DNA गाइडेज को म्यूटेट कर सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र में इसका फर्स्ट कॉन्जुगेशन होकर के रेसिस्टेंस हो सकता है, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया में जा सकता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर देख सकते ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर जो जीन है वो रेसिस्टेंस को कैरी करता है और फिर वो बैक्टीरियोफेजेज के द्वारा एक सेल से दूसरा सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है, इसी को हम लोग ट्रांसडक्शन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है तो वो रेसिस्टेंस है, तो वो अगर लाइसिस हुआ डैमेज हुआ तो वो फ्री फ्रॉम द एनवायरनमेंट आएगा, एनवायरनमेंट से अदर यहाँ पर बैक्टीरिया में जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके 3 कारण भी यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द ड्रग सिनर्जी, तो व्हेन वन ड्रग इंक्रीज इफेक्ट ऑफ द अदर ड्रग, इसी को हम लोग ड्रग सिनर्जी में बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेथोप्रिज्म एंड सल्फा मेथाऑक्सोलोन
तो ये दोनों मिल करके यहाँ पर क्या करता है, बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर फोलिक एसिड सिंथेसिस बैक्टीरिया, सो बोथ ब्लॉक टुगेदर। तो दोनों मिल करके मतलब ज़्यादा अच्छा यहाँ पर वर्क करेंगे। तो इसी को हम लोग, जो एक ड्रग है जो दूसरा ड्रग को एफिकेसी को बढ़ा देता है, इसी को हम लोग ड्रग सिनर्जिज्म के नाम से जानते हैं हम। तो यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि एंट्री ऑफ ड्रग इन माइक्रोब सेल वॉल सिंथेसिस इंक्रीज एंट्रिंग ऑफ इम्यूनोग्लूकोसाइडेज। तो यहाँ पर सिफ्टाजोल एंड जेंटामाइसिन एंड वैंकोमाइसिन जेंटामाइसिन, इस तरह से एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट वन इज ड्रग एंटागोनिज्म। ड्रग एंटागोनिज्म, व्हेन वन ड्रग इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग, एक ड्रग जब दूसरे ड्रग को इफेक्ट को कम करता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रग एंटागोनिज्म। तो ड्रग एंटागोनिज्म के केस में क्या होता है कि यहाँ पर देख सकते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, व्हेन बैक्टीरिया इज रिप्लिकेटेड एट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर स्टैटिक। तो ये दोनों मिल करके जो इफेक्ट है वो डिक्रीज कर देता है। तो इसी तरह से और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, पेनिसिलिन इनएक्टिव इम्यूनोग्लाइकोसाइडेज इन ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एग्जांपल हो गया इस तरह से। तो जो हमारा बेसिक पार्ट था एंटीबायोटिक का वो इसी तरह से कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं इसके नोट के लिए। तो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक गिवन इन। थैंक यू, बाय।